हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। अपना जो टॉपिक चल रहा है श्वसन, जिसमें लास्ट वीडियो में अपन ने एनर्जेटिक्स और इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज अपन चर्चा करेंगे ऑक्सी श्वसन में जो शर्करा का विघटन होता है उसके कुछ वैकल्पिक पथ, यानी कि ऑक्सी श्वसन का जो सामान्य जो सीरियल वाइज जो अपन ने स्टेप्स पढ़े थे वो कौन कौन से थे। एक तो आपका ग्लाइकोलाइसिस, एक था अपना क्रेब्स साइकिल, और इसके साथ में जो अंतिम चरण था वो था अपना ईटीएस। इन तीनों के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी ली थी, लेकिन कुछ एनिमल्स में या कुछ जीवों में देखने को ये मिला है कि इस पथ के अलावा भी अन्य वैकल्पिक पथ पाए जाते हैं, जिनमें से एक जो है अपना आज का टॉपिक रहेगा वो है HMP, यानी कि हेक्सोस, H, M फॉर मोनोफॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट और पाथवे। इसी का ही दूसरा नाम PPP, P फॉर पेंटोज, P फॉर फॉस्फेट एंड P फॉर पाथवे, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके अलावा इसे वार्बर डिकिंस पथ या पाथवे भी कहा जाता है, और ये जो नाम है इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। एक्चुअल में HMP क्या है कि यहाँ क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इस दौरान 5 कार्बन शुगर मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनती है, जिसकी वजह से इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। दूसरी बात कि जो भी 5 कार्बन शुगर बनती है वो फॉस्फोराइलेटेड होती है, यानी कि उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। चूँकि इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वार्बर और डिकिंस, इसलिए इसको वार्बर डिकिंस पथ भी कहते हैं। अब अगर अपन इसकी बात करें कि ये जैसे एक प्रकार का अदर पाथवे है, यानी कि जो नॉर्मल पाथवे वो तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में ही ईटीएस। लेकिन यहाँ ये जो प्रोसेस है ये इसके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का एक अतिरिक्त पाथवे है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो डिस्कवरी इसकी होगी वार्बर और डिकिंस। साइट यानी कि स्थल, ये कहाँ होता है, तो स्थल जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने पढ़ा था वैसे ही ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अनुसार, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और यहाँ खास बात जो है वो याद रखने की वो ये कि O2 की उपस्थिति में कंप्लीट होता है। ये जो है O2 की उपस्थिति में कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ यहाँ CO2 जो है वो रिलीज़ की जाती है, यानी कि मुक्त होती है। इसके अलावा ये मुख्य रूप से याद रखें आप, मुख्यतया ये कहाँ कहाँ कंप्लीट होता है तो मैं अलग से लिख देता हूँ। ये जनरली लीवर, याद रखें आप, यकृत की जो सेल्स हैं उनमें। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो कि वसीय ऊतक होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, वसीय ऊतक एडिपोज जो टिश्यू है वहाँ जो पाई जाती हैं सेल्स उसमें। इसके अलावा अपनी एक करो या मरो ग्रंथि होती है जिसको नाम दिया जाता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड यानी कि एड्रीनल ग्रंथि की जो सेल्स हैं उसमें। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जो मेल होता है नर, उसके टेस्टिस वृषण की जो कोशिकाएं हैं उनमें, और साथ ही साथ फीमेल में
मेमरी ग्लैंड, जो कि स्तनधारियों का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जिसको अपन लिख सकते हैं स्तन ग्रंथियाँ, उनमें ये देखने को मिलता है। तो आप याद रखें, वारबर डिकिंस ने इसको खोजा था। स्थल इसका साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो शर्करा हेक्सोस शर्करा यानी कि जो 6 कार्बन शर्करा जो कि ग्लूकोज के रूप में यहाँ यूज़ होती है, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से एक फॉस्फेट जुड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, इसलिए इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, चूंकि आगे की जितनी भी रिएक्शन है उसमें मेनली जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 5 कार्बन शुगर, जो कि फॉस्फोराइलेटेड होती है, इसलिए इसको PPP यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको कहा जाता है। जनरली ये लीवर सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ की सेल्स में, एड्रिनल ग्रंथि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में भी, वृषण में और स्तन ग्रंथियों में ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो HMP यानी कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, या जिसे अपन कह सकते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यानी कि PPP। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो मेन सबस्ट्रेट या रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ भी अपने पूर्व में पढ़ा, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, ग्लूकोज। अब बात आती है जब ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के यहाँ हम लिख सकते हैं 6 कार्बन कंपाउंड होता है और 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ हम लिख देते हैं इसके 6 मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद यहाँ ये आगे एंटर करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो है वो यहाँ काम आता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा काम आता है, हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की पहली अभिक्रिया है ये भी। और साथ ही साथ यहाँ एक ATP का यूज़ किया जाता है और ADP और इनऑर्गेनिक क्या बनते हैं, फॉस्फेट बनते हैं। अब इसके बाद ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ बन गया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का होता है यहाँ ऑक्सीडेशन। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला जो प्रोसेस रहा वो क्या रहा, फॉस्फोरेलीकरण यानी कि फॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो यहाँ अभिक्रिया कंप्लीट होने जा रही है वो कौन सी होने जा रही है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है वो यहाँ जब ये कंप्लीट हो रही है तो यहाँ एंजाइम काम आता है डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा काम आता है, डिहाइड्रोजिनेज। अब जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसके लिए सहकारक के रूप में जो उपस्थित होता है वो होते हैं मैग्नीशियम, और यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है, और यहाँ NADPH2 क्या बनते हैं, NADPH2। तो यहाँ चूंकि हमने 6 अणु एक साथ दिखाए हैं तो यहाँ अपन लिख देंगे वापस 6 कार्बन इंटू 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ NADP भी कितने होंगे, 6 NADPH2 कन्वर्ट होगा 6 NADP कन्वर्ट होंगे 6 NADPH2 में, और जो उत्पाद बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, जो कि फॉस्फोग्लूकोनेट के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। क्या बना, फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे। ये यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद में जो अपना फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है इसका निर्माण हो जाता है। अब यहाँ इस फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ अपन लिख देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से आपको तुरंत अभिक्रिया याद आ जानी चाहिए एक, कि जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ भी याद रखना है कि जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है इस दौरान एंजाइम वही डिहाइड्रोजिनेज काम आएगा। एंजाइम कौन सा काम आएगा, ऊपर वाला वही डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
जब भी काम आएगा तो सहकारक कौन सा होगा, मैग्नीशियम। साथ ही साथ यहाँ इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ NADP का अपचयन होगा और उत्पाद बनेगा NADPH2। चूँकि ये 6 अणु हैं तो इसलिए 6 अणु NADP के ऑक्सीडाइज होंगे, 6 अणु यहाँ पे NADPH2 निकलेंगे और क्या निकलेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा और जो उत्पाद बनता है वो बनता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। आपको याद आना चाहिए कि जब अपन ने पढ़ा था ये प्रकाश संश्लेषण, तब उस दौरान जो RUMP के वापस जो प्रोडक्ट बनते हैं उस दौरान मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में राइबुलोज 5 फॉस्फेट भी क्या होता है, निर्मित होता है। तो यहाँ अब आप देखेंगे कार्बन कम हो चुका है तो ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल कितने होते हैं इसके, 6। अब ये जो यहाँ राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है ये आइसोमराइजेशन क्या शो करता है यहाँ पर, आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने समावयवी, जिसमें यहाँ मैं रेड कलर से अलग लिख देता हूँ, जिसका नाम होता है राइबुलोज, से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, राइबोस 5 फॉस्फेट में, और प्रोडक्ट वो के वही होंगे 5 कार्बन कंपाउंड और कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ इनका होता है रीअरेंजमेंट। अब जो यहाँ जो प्रोसेस कंप्लीट होगी वो कौन सी होगी, पुनर्व्यवस्था। मैं यहाँ लिख देता हूँ पुनर्व्यवस्था। तो ये जो पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया है या जो रीअरेंजमेंट होगा यहाँ, उसकी वजह से इसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होकर के यहाँ निर्मित करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो निर्मित हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 6 पंजे 30 कार्बन है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। अब ग्लूकोज में जब 6 कार्बन होते हैं और ये राइबोस 5 फॉस्फेट जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन तो 5 6 30 रहने, लेकिन यहाँ कार्बन हो गए आपके कितने, 6। कार्बन कितने हो गए, 6 ही। तो लेकिन मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, अब यहाँ 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या बनेंगे, निर्मित होंगे। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि पहले 6 अणु था, एक अणु ग्लूकोज का यहाँ से रवाना हो चुका है, यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में निकल चुका है। तो यहाँ ये आगे जा करके ये वापस यहाँ एंटर कर जाता है और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। चूँकि अपन अगर एक एक ग्लूकोज को दिखाते तो इसको 6 बार बताना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ एक साथ ही यहाँ शो कर दिया है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं और 12 NADPH2 का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो जो लास्ट की जो प्रोसेस है, यहाँ जो अगर अपन देखना चाहें तो जो लास्ट की जो प्रोसेस है उसमें यदि अगर अपन रिजल्ट निकालें इसका, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि यहाँ ग्लूकोज जो है उसके पूरे ऑक्सीकरण में यदि हम बात करें, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज किया जाता है यानी कि मुक्त होता है, तो यहाँ बनते हैं 2 NADPH2। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 12 NADPH2, जो कि यहाँ पर अभी अपन ने ऊपर देखे हैं। तो 6 एक साथ बना दिए और 6 एक साथ बना दिए। अब क्या होगा कि यहाँ अगर अपन देखें तो जो एक NADPH2 है उसकी एनर्जी वैल्यू, यानी कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी एनर्जी वैल्यू होती है 3 ATP। कितनी होती है, 3 ATP। तो 12 NADPH2 से हमें कितने ATP मिलेंगे, 36 ATP। तो यहाँ हमें 36 ATP प्राप्त होते हैं। और अगर हम यहाँ नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो हमने यहाँ देखा सबसे पहले एक ATP यूज होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36 माइनस 1 ATP यूज। तो टोटल जो नेट प्रॉफिट होता है वो कितने ATP का होता है, 35 ATP का होता है। तो कुल मिला करके इस पूरे ग्लूकोज जो अपना ये साइकिल है पूरा, जिसे अपन कह सकते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पथ या पेंटोस फॉस्फेट पथ, इसके अंतर्गत हमें ग्लूकोज के एक अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल मिला करके 35 ATP हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि अपन इसकी PPP यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, या जिसे हमने कहा था हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसके यदि सिग्निफिकेंस
यानी कि अगर अपन इसके महत्व की अगर अपन बात करें तो महत्व में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि इसके दौरान बनने वाला जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। कौन सा? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये बहुत सारे जैविक पदार्थों के निर्माण में क्या लेता है? भाग लेता है। फॉर एग्जांपल डीएनए, इसके अलावा आरएनए, एफएडी, तरह तरह के कोएंजाइम्स और साथ ही साथ एटीपी, इनके फॉर्मेशन में ये महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है? भूमिका निभाता है। यानी कि इसका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो कि पीपीपी या एचएमपी के अंतर्गत बनता है, ये इन सब चीज़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो एक अतिरिक्त जो दूसरा वैकल्पिक पथ अपने सिलेबस में दे रखा है, जिसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी अपने को नहीं प्राप्त करनी, केवल नाम याद रखना है आपको, एंटेनर-ड्यूडरॉफ पथ। एंटेनर-ड्यूडरॉफ पथ जो है इसमें बेसिकली ये ज़्यादातर मूल रूप से देखा जो गया है वो देखा गया है बैक्टीरियाज में, यानी कि जीवाणुओं में। ये जीवाणुओं में देखा गया है। वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो देख सकते हैं आप, एंटेनर और ड्यूडरॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बैक्टीरिया जिसमें इन्होंने इसकी खोज की थी वो थी सूडोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया था? सूडोमोनास स्पीसीज। तो आप याद रखें इसको, सूडोमोनास। सूडोमोनास जो बैक्टीरियाज हैं उनमें इसको देखने को मिलता है। और जो मेन बात है इसकी मैकेनिज़्म की यदि हम बात करें तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि यहाँ भी श्वसनाधार जो है वो कौन होता है? ग्लूकोज। प्रोसेस वही साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, यानी कि वही कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ भी ग्लूकोज से प्रोडक्ट जो है अंतिम वो पायरुविक एसिड ही बनता है। कौन सा बनता है? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड तो यहाँ बनता है, चूंकि अपने को पीछे पता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-PGAL, 3-PGA, फॉस्फोइनोल, पायरुवेट वगैरह इस तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ बनने वाले जो मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के निर्माण तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसके बीच में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस से कंप्लीटली क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि यहाँ अलग प्रकार के इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं और यहाँ अलग प्रकार के इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है, जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एंटेनर-ड्यूडरॉफ ने खोज की थी, सूडोमोनास में इसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था। दैट्स ऑल। तो ये थे ग्लूकोज के विघटन या ऑक्सीडेशन के वैकल्पिक पथ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे RQ, यानी कि इसको आप हिंदी में लिख सकते हो रेस्पिरेटरी कांस्टेंट, यानी कि श्वसन गुणांक। अब श्वसन गुणांक क्या है? ये श्वसन गुणांक डिपेंड करता है श्वसनाधार पे। अब श्वसनाधार के रूप में अपन ने पीछे पढ़ा था प्रारंभिक स्थिति में कि या तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, या हो सकता है फैट या लिपिड, इसको आप लिपिड भी लिख सकते हैं, और या फिर क्या हो सकती है? प्रोटीन। तो सबसे पहले नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का, सेकंड नंबर पे यूज़ किया जाता है लिपिड या फैट को, और थर्ड नंबर यानी कि भुखमरी की स्थिति में जब आ जाती है तब कोशिकाएं जो है श्वसनाधार के रूप में किसका यूज़ करती हैं? प्रोटीन का। तो कितनी CO2 बाहर रिलीज होती है, कितनी O2 अंदर इनटेक की जाती है, इनका जो अनुपात है वही कहलाता है RQ। तो इसके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।